सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की राह पर चल पड़े। उन्होंने वंचित, पिछड़े और कमज़ोर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में काम किया और साथ ही साथ जब आगे बढ़े तो उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और ज़्यादा बड़ी होती गई। उन्हें चुने हुए देश के समाजसेवियों का साथ मिला और एशिया का नोबेल कहे जाने वाले मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया। जब और आगे बढ़े तो उन्होंने सूचना के अधिकार और लोकपाल बिल को लेकर के भी अपनी आवाज़ बुलंद की और जब राजनीति में आए तो जनता ने उन्हें इस कदर हाथों हाथ लिया कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से उन्हें 67 सीटों पर विजय मिली, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने श्री अरविंद केजरीवाल जी की। आज इस विशेष एडिशन में वो हमारे साथ हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। अरविंद जी, हस्तक्षेप के इस विशेष एडिशन में आपका स्वागत है। शुक्रिया। चूँकि हम लोग कोरोना की महामारी के बीच गुजर रहे हैं, पहले केरल मॉडल की चर्चा हुई, लेकिन केरल मॉडल जो है फेल होता दिख रहा है और वहाँ हालात अब बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस दिल्ली को कहा जा रहा था कि काबू में नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा, उस दिल्ली को आपने कोरोना की लड़ाई में देश के सामने एक मॉडल बनाकर पेश किया। कैसे हो पाया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दिल्ली में जून के महीने में स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब लॉकडाउन खुला, मई तक तो हमने कंट्रोल करके रखा हुआ था। जून में जब स्थिति ख़राब हुई और आज कुछ हफ्तों के बाद दिल्ली की स्थिति काबू में होती नज़र आ रही है, रीज़नेबली काबू में हो गई है। हमने मोटे मोटे तौर पे 3 सिद्धांतों पे काम किया। पहला सिद्धांत था, हमने ये महसूस किया, ये रियलाइज़ कर लिया कि इस लड़ाई को, ये इतनी बड़ी महामारी है, इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ा जा सकता, सबको साथ लेके लड़ना पड़ेगा। इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया हमने, समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया हमने, धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया हमने, दिल्ली के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुला के बात की, दिल्ली के सारे होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, सबका सहयोग लिया हम लोगों ने और तभी ये संभव हो पाया कि हम इस स्थिति को काबू कर पाए। दूसरा सिद्धांत हमारा था कि जब भी किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ किया, सोशल मीडिया पे आता था कोई कहता था यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ ये ठीक नहीं है, अक्सर सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है ये तो बीजेपी वाला है, हमें गाली दे रहा है, इसका तो एजेंडा है। हमने ऐसा नहीं किया। मीडिया के लोग हमें हमारी कमियां निकालते थे, हमने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। एक एक चीज़ को हम लिखते गए और उनके ऊपर काम करते गए और उनको ठीक करते गए, एक एक चीज़ ठीक करते गए। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एलएनजेपी हॉस्पिटल है हमारा। जून के पहले हफ्ते में एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा विलन बना हुआ था। बिल्कुल। हर टीवी चैनल और हर अखबार वाला एलएनजेपी अस्पताल को गालियां दे रहा था, कोस रहा था। बिल्कुल। उस वक्त उसकी एक एक कमियां जो भी निकाली जा रही थी उसको हमने लिख के और उसको ठीक किया और आज 3 हफ्ते बाद उसी एलएनजेपी अस्पताल की सारे मीडिया वाले तारीफ़ कर रहे हैं कि बेस्ट अस्पताल है। बिल्कुल। और तीसरा हमारा ये सिद्धांत था, हार नहीं माननी, लड़ते रहो। जैसे अभी मैंने देखा एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट आया कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। अगर सरकार ये कहेगी कि अब तो भगवान ही बचा सकता है तो फिर कौन बचाएगा, जनता किसके पास जाएगी। हमने ये ठान ली थी कि रात दिन 24 घंटे मेहनत करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो भगवान भी मदद करेंगे। तो ये 3 सिद्धांत थे और उसके बाद हमने 3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि सारी देश की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस से मैं एक बता सकता हूँ कि 3 चीज़ों ने मदद की। एक था होम आइसोलेशन। केंद्र सरकार होम आइसोलेशन के ज़बरदस्त खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने आदेश पारित करके दिल्ली में होम आइसोलेशन बंद भी कर दिया, लेकिन जनता काफ़ी नाराज़ हुई, मीडिया काफ़ी नाराज़ हुई, जनता ने आवाज़ उठाई तो होम आइसोलेशन का जो कैंसिल करने का ऑर्डर था केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा।
मैं समझता हूँ कि अगर वो केंद्र सरकार का ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता और होम आइसोलेशन बंद कर दिया जाता दिल्ली में, आज दिल्ली में स्थिति काबू में नहीं आती। बिल्कुल। होम आइसोलेशन क्यों मदद करता है? जी। आप कई राज्यों में देखेंगे जहाँ होम आइसोलेशन नहीं है, जो आदमी पॉजिटिव मिलता है उसको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते हैं। लोगों को डर लगता है कि यार लोग टेस्ट ही नहीं कराते, जब तक हालत बहुत ख़राब नहीं हो जाए तब तक टेस्ट नहीं कराते। थोड़ा बुखार हुआ घर में ही कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जब हालत ख़राब हो जाती है तो मौत की तरफ बढ़ता है आदमी। तो अगर होम आइसोलेशन हम करते हैं, दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन बहुत कंफर्टेबल कर दिया लोगों के लिए, उनको ऑक्सीमीटर दिए और खूब मैंने मीडिया में आके लोगों को कहा कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है घर पे रहिए, ठीक हो जाएंगे। हम रोज़ हमारे डॉक्टर्स उनको फ़ोन करते हैं, होम आइसोलेशन में जितने लोग हैं सबको 2 बार फ़ोन जाता है दिन में। तो इससे होम आइसोलेशन की प्रक्रिया अच्छी हो गई। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अभी यूपी ने भी देखिए होम आइसोलेशन शुरू किया है। हाँ। और बहुत उनको अच्छा रिस्पांस मिला है, और लोगों का उनको वेलकम मैं मिला। सुझाव देना चाहूँगा, मतलब हम यूपी भी अपना ही है, दिल्ली भी अपनी है, सब अपने ही है। उनको सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो ऑक्सीमीटर सबके घर में ज़रूर भिजवा दें। होम आइसोलेशन में आदमी हर 2 घंटे में, इसमें कोरोना में ऑक्सीजन एकदम से अचानक नीचे आ जाता है नीचे, तो ऑक्सीमीटर रहेगा, 2 घंटे में नापता रहेगा, ऑक्सीजन नीचे होगी तो फ़ोन करके अस्पताल वालों को बोल देगा, वो एम्बुलेंस आके ले जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा टेली काउंसलिंग जरूर करें, बिकॉज आदमी का मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम जब डॉक्टर का फ़ोन जाता है ना, हाँ जी आप ठीक है, बुखार कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, ये कितना है, अच्छा चिंता मत कीजिए ठीक हो जाएंगे, वो टेली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अरविंद जी, आपकी समझ से जिससे जो रिकवरी रेट है कोरोना में, वो किस तेज़ी से मतलब ऊपर हुआ है? लोग अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं, 90% से ज़्यादा लोग अपने घरों में ठीक हो रहे हैं। नहीं, होम आइसोलेशन आपका प्रयोग बहुत सफल रहा। जब केंद्र सरकार और ये अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार दिल्ली ने किया है जी। न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ होम आइसोलेशन, स्पेन में भी नहीं हुआ, स्वीडन में, इटली में, बड़े बड़े देशों में होम आइसोलेशन नहीं हुआ। दिल्ली ने अपना एक मॉडल दिया है और इससे सब लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो जब आपने होम आइसोलेशन शुरू किया, केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी, जाहिर सी बात है मुश्किलें आई होंगी, लेकिन आपको ये आत्मविश्वास कैसे आया, ये भरोसा कैसे आया कि होम आइसोलेशन से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? हमने शुरू में मई के लास्ट वीक से शुरू किया था जी। और जितने लोगों ने होम आइसोलेशन किया उनके फ़ोन आते थे, बहुत खुश थे कि जी होम आइसोलेशन में हमारा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ये जो सुबह शाम फ़ोन करते हैं इससे हमें बड़ी मदद मिलती है, हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो तब हमें ये लगा कि जैसे शुरू में क्या था कि किसी को माइल्ड केस है, माइल्ड भी है सिम्टम, एसिम्टोमेटिक है, उसने टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। अब कोरोना से सबको डर, जैसे ही पॉजिटिव आया वो अस्पताल की तरफ भागता है, मेरे को फ़ोन करता है, अरविंद जी एक बेड दिला दीजिए। मैंने ये सोचा अगर 15-20 हज़ार लोग जिनके माइल्ड सिम्टम है ये सारे अगर बेड लेने पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो फिर सीरियस लोगों को तो बेड ही नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। और यही एक्सपीरियंस इटली में था, न्यूयॉर्क में था, जहाँ पे हम देखते थे कि लोग सीरियस लोग को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, सड़कों पे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि माइल्ड लोग अंदर हैं, एसिम्टोमेटिक लोग अंदर हैं। तो अगर इन सब लोगों का घर पे इलाज कर देंगे तो मेरा सारा अस्पताल के बेड खाली हो जाएंगे। बिल्कुल। लॉकडाउन को लेकर के अरविंद जी मैं चाहता हूं कि एक आपकी तरफ से संदेश जाना चाहिए सब तरफ, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से कोरोना की लड़ाई लड़ी है और दिल्ली को एक पेडेस्ट्रल पे ले आके खड़ा करके आपने मॉडल दिया है देश और दुनिया के सामने। क्या लॉकडाउन इसका विकल्प है? दिल्ली में हमने लॉकडाउन नहीं किया। मई में केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन हटाया जी। दिल्ली में स्थिति थोड़ी ख़राब भी हुई, लेकिन हमने लॉकडाउन नहीं किया। हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन से क्या अचीव होता है। पूरे देश भर में 2 महीना लॉकडाउन हुआ, क्या कोरोना ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर से कोरोना बढ़ गया, कोरोना चारों तरफ फैल गया। लॉकडाउन से कोरोना डिले होता है, ख़त्म भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। बिल्कुल। तो लॉकडाउन कब करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हमारी अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, मेरे पास अस्पताल में 1000 बेड हैं लेकिन 2000 मरीज आ गए, तब मुझे कुछ दिन का लॉकडाउन कर लेना चाहिए ताकि कोरोना के मरीज डिले हो जाएं और तब तक मैं अपने बेड बढ़ा लूं। मुझे अगर आज 1000 बेड है, 2000 मरीज आ गए और मुझे लगता है मुझे 1000 से 4000 बेड करने हैं, तो मैं लॉकडाउन करके थोड़ा सा गैप ले लेता हूं और इसमें 4000 बेड कर लेता हूं और फिर जब लॉकडाउन खोलूँगा तो मरीजों की संख्या जब बढ़ेगी मैं तैयार हूँ। अपने को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी।
अस्पतालों की व्यवस्था, अस्पतालों के बेड तैयार करने पड़ेंगे। अगर मेरी अस्पतालों की व्यवस्था तैयार है, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लोगों लगता है की कि असुविधाएं बढ़ती हैं। जी 24 फरवरी से लेके कोरोना पर सबसे ज़्यादा एक घंटे का शो मैंने किया है अपने शो में। मेरे भी जितने डॉक्टरों से बातचीत हुई, जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, 2 दिन 7 दिन 5 दिन के लॉकडाउन से कुछ अचीव नहीं होता है। बात बिल्कुल आपकी सही है। प्रवासी मजदूरों के पलायन और उनकी जो दुर्दशा हुई उसको लेकर के आप किसे जिम्मेदार मानते हो? ये क्या इससे बचा नहीं जा सकता था, इसको ठीक नहीं किया जा सकता था? और एक और सवाल इसी के साथ, अब चूंकि मजदूरों को वापस लाने की बड़ी चुनौती है, तो दिल्ली में क्या ट्रेंड आ रहे हैं? मजदूर वापस आ रहे हैं उसी तेजी से? बहुत तेजी से आ रहे हैं जी दिल्ली से। पहले मजदूरों के पलायन के 2 कारण थे। जी। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा था, तो लोगों को लग रहा था गांव में नहीं है कोरोना, गांव चलते हैं। और दिल्ली में आर्थिक सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। लोगों को लग रहा था पता नहीं कब खुलेंगी, तो जब खुलेंगी तब आएंगे। अब बाकी देश में कोरोना बढ़ रहा है और दिल्ली में काबू आ गया है, तो लोग दिल्ली में वापस लौट के आ रहे हैं। और दिल्ली में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब खुलती जा रही हैं तेज़ी से, तो उस वजह से अपने गांव में उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वापस आने का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया। अब पहला सवाल जो मेरा था कि जो उनकी दुर्दशा हुई इसको उसमें बचाया जा सकता है? टाइमिंग को दोष देता हूँ कि केंद्र सरकार ने किया, सबको अपने अपने घर भेजने का इंतज़ाम किया, लेकिन उसमें देरी कर दी। अगर थोड़ा जल्दी कर देते तो उनकी जो संकट था झेलना पड़ा, उनको दुख झेलना पड़ा, वो कम हो जाता। बिल्कुल। पीछे थोड़ी सी आपकी आलोचना इस बात को लेकर हुई थी कि आपने खुद नारा दिया हुआ कि दिल्ली सबकी है, हम सबकी है। तो जो बाहर के पेशेंट आ रहे थे कि भाई उनका इलाज दिल्ली में ना हो, इस तरह की जो बातें आई थी, उसके पीछे आपका क्या सोचना रहा था उस टाइम? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मई के अंत तक स्थिति काबू में थी। जी। केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है, केंद्र सरकार का एक फार्मूला है जो उन्होंने राज्यों को दिया हुआ है। जी। उसमें हम लोग पिछले 10 दिन का अपना डेटा डालते हैं, तो वो केंद्र सरकार की वेबसाइट हमें आगे की प्रोजेक्शन दे देती है। तो अगर जैसे आज मैं पिछले 10 दिन का डालूंगा तो वो वेबसाइट बता देगी 15 अगस्त तक कितने केस होंगे, फिर 31 अगस्त तक कितने केस होंगे, वो हमें प्रोजेक्शंस देती है। जून के फर्स्ट वीक में केसेस बढ़ने लगे बड़ी तेज़ी से दिल्ली में। तो जब हमने उसमें डेटा डाला तो उसने वेबसाइट ने बताया कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस दिल्ली में होंगे और 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाप। तो हम घबरा गए। हमें ये लगा कि अगर मेरे को 80,000 बेड की तैयारी करनी है जुलाई तक, तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर तब मैंने ये कहा था कि दिल्ली में सामान्य तौर पर हम कभी किसी को मना नहीं करते, दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी है। लेकिन अभी चूँकि महामारी फैली हुई है और जुलाई के महीने में 5.5 लाख केस आने की उम्मीद है, तो 2 महीने के लिए मैंने कहा था, 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पताल दिल्ली में रहने वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए नहीं, जो आज दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में आके अभी जो मौजूद हैं, इनके लिए दिल्ली के अस्पतालों को 2 महीने के लिए रिजर्व कर दिया जाए। जब ठीक हो जाएगा थोड़ा तो फिर खोल देंगे। अरविंद जी, आपने काफ़ी वक्त निकाला हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन के लिए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। आज इस इंटरव्यू के जरिए मैं भी ये जानना चाह रहा था कि उनके अंदर का एक्टिविस्ट अभी भी जिंदा है कि नहीं, और मैंने पाया कि अरविंद केजरीवाल जी में अभी भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी समाज सेवा की शुरुआत की थी और आज 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके अंदर देश को लेकर के, समाज को लेकर के, बदलाव को लेकर के वही कसक है। अभी भी वो परिवर्तन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इसकी उम्मीद भी रखते हैं। तो हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एडिशन के साथ। धन्यवाद, सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्म पटियाला के राजघराने में हुआ। शाही महल में मौजूद तमाम ऐशो आराम को छोड़कर जिन्होंने भारतीय सेना की कठिन और चुनौतीपूर्ण सेवा को अपना मकाम बनाया। भारतीय सेना से सेवा मुक्त होने के बाद ये सियासत में आए।
लेकिन राजनीति में अपनी पारिवारिक विरासत के बल पर नहीं बल्कि कठिन संघर्ष के चलते एक बड़ा मुकाम हासिल किया। कैप्टन साहब, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को एक अलग तरह की बदहाली दी है। राज्य को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक मोटा मोटा आकलन हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना नुकसान हुआ है कैप्टन साहब इस कोरोना के चलते। बाकी स्टेटों से तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको भी बुरा समझता हूँ, क्योंकि कोई भी एक मेरा बीमार हो जाए या एक पंजाब का कोई हमारा भाई या बहन कोई चली जाए तो मुझे दुख होता है। दैट इज इट। जहाँ तक आर्थिकता है, आर्थिकता तो बहुत खराब हो गई ओवरऑल। अगर मैं आज को आपको बताऊं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू लॉस इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 30,000 करोड़ होगा, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है कैप्टन साहब। एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान पंजाब की तरफ खींचा जब निहंगों ने पंजाब के एक एएसआई का हाथ काट लिया था, और आपने जिस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया और जिस तरीके से अपने एक जवान को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। ये पूरा घटना क्या था कैप्टन साहब, ये कैसे हुआ और आपने कैसे सोचा कि जब ये हमारा बंदा ठीक होके आएगा तो इसको ऐसा रिस्पेक्ट देना है कि पूरी दुनिया पलट कर देखे। जब वो अपने घर लौटे थे तो मुझे याद है कि वो वीडियो मैंने कई बार देखा था, और पहले तो मुझे लगा कि कैप्टन साहब आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा जो रेड कारपेट बिछाया गया है, ये जो सारी तैयारी है जो हॉस्पिटल से सब इंस्पेक्टर अपने घर को लौट रहे हैं उनके लिए है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस पूरे घटना पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, लोग बहुत दिलचस्पी से आपके मुंह से जानना चाहेंगे। वो ऐसा हुआ ना, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो सब शहर लॉकडाउन में थे, आ गए, और पटियाला भी लॉकडाउन में आया था जी। तो एक नांगों का ग्रुप था, 3-4 लोग, जो बलबेड़ा साइड, एक पयोवा रोड है हमारी, उधर से आ रहे थे जी। और सब्जी मंडी में जाना चाह रहे थे। तो उसको इस एएसआई जो था उसने रोका कि आप नहीं जा सकते, आपका परमिट है या कुछ है, और उन्होंने बगैर कुछ प्रोवोकेशन अपनी तलवार निकाल के उसके हाथ को काटा। एक जो उनके साथ साथी था उसने अपनी होश रखी, उसने उठा के उसको एकदम ले गया, और फिर हमने गाड़ी में पटियाला से चंडीगढ़ ले आए अपने पीजीआई में, और वहाँ हमारे सर्जन्स ने 12 घंटे में के ऑपरेशन में उसका हाथ को फिर उन्होंने सी दिया, जो 2 टुकड़े थे उसके। और आज भगवान की दया है, आज वो बिल्कुल उसका हाथ चल रहा है, सब कुछ इज ऑल राइट। हमने सोचा जिसने अपनी ड्यूटी की और निभाई तो उसको हमने एसआई बना दिया था, सब इंस्पेक्टर बना दिया था उसके बाद। एंड आई थिंक नहीं, पर पंजाब पुलिस की आप बात मुझे पूछ रहे हो, आप जानते हो मेरी आबादी यहाँ 3 करोड़ 20 लाख है जी, और पंजाब पुलिस ने अपने तौर पे 30 करोड़ फूड पैकेट्स लोगों को बांटे इस कोविड लॉकडाउन में, और मेरे पंजाब पुलिस के तकरीबन 150 हमारे जवान इस कोविड से अफेक्टेड हो गए। एक हमारा डीएसपी बेचारा हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन बाकी तो नौजवान थे, वो सब रिकवर कर गए हैं, वापस ड्यूटी पे आ रहे हैं। लेकिन काफी, बिकॉज मेरे पास 81,000 पुलिस फोर्स है, उसमें से 40,000 पुलिस फोर्स मेरी सड़कों पे थी, लॉकडाउन देख रही, सब कुछ उसका चेक करना, उसमें से उनको इन्फेक्शन आ गई थी। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपना फर्ज निभाया पुलिस के उस जवान के प्रति और पुलिस फोर्स के प्रति भी। इसके लिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कैप्टन साहब। आपने पंजाब के लोगों से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। मास्क नहीं पहनने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का चालान किया गया है, और किस तरह की सख्ती की जा रही है, इसको रोकने के लिए आपने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपने लेवल पे ले रखे हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि वी हैव, जो हमने पुलिस को कहा है कि जहाँ तक तो मास्क वगैरह है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थूकना सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्पूटम से ही ये फैलती है बीमारी। बिल्कुल। और तभी लोग कह रहे थे कि मास्क इज 75% क्योर तो मास्क की है, लेकिन फिर थूक जाते हैं, उधर से इन्फेक्शन निकल जाती है, किसी के पाँव पे आ जाती है, घर में चली जाती है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इनको हमने सबको इन पे फाइन लगाए, और अनफॉर्चुनेट बात है, बुरी बात मैं कहता हूँ कि मेरा रोज ही तकरीबन 4 और 5 हज़ार के दरमियान मेरे फाइन्स होते हैं।
मास्क नहीं पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। तो दीज आर अनफॉर्चुनेट थिंग जो हो रही है, लेकिन हम सख्ती कर रहे हैं और सख्ती जरूरी है। तेल की वृद्धि पर आप एक बहुत सीजेंट वेटरन पॉलिटिशियन हैं। आप पंजाब के ही मुख्यमंत्री ही नहीं हैं बल्कि देश के एक बड़े नेता भी हैं। आपका क्या मानना है कि ये तेल की कीमतों में ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें एक लेवल पर आकर स्टैग्नेंट हो गई हैं, फॉसिल फ्यूल का ज़माना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और एक फिनोमेना तो जो कभी नहीं बदला था वो भी बदल गया कि पेट्रोल से ऊपर अब डीजल पहुंच गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे इशू पे? प्रॉब्लम यह है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम हमारी नहीं, हमारा तेल बहुत बाहर से भी आता है दूसरी जगह से, एंड ऑब्वियसली आज ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है, उनकी प्रोडक्शन रुकी हुई है, ये बैकग्राउंड होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यह क्या क्या 18 बार बढ़ाया है तेल का प्राइस, और नतीजा ये है, हमने हमारी पार्टी पिछले हफ्ते हमारी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन किया है कि गवर्नमेंट मस्ट रोल बैक, बिकॉज ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरा कहते 3 महीने में 9 रुपए तो डीजल ही बढ़ गया। बिल्कुल। तो दिस इज लोग नहीं चला सकेंगे, किसानी नहीं चला सकेगी, टैक्सी नहीं चलेंगी, बसेज नहीं चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। फिर अगर चलाना है फिर उसके हमें जो उनकी बसेज की सीट की वो है जो देते हैं लोग उसका प्राइस वो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर कैसे चलेगा, फिर कंज्यूमर को भी फिर असर पड़ेगा उस पर। तो ये बातें आई थिंक वी हैव टू बैक ट्रैक। अगर हम बैक ट्रैक करके मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं करता। मैं तो आपको अभी कहा है कि मेरा तो 30,000 करोड़ का नुकसान होगा इस साल रेवेन्यू का। सो आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास है नहीं। अभी कोविड का फैक्टर है, पता नहीं कोविड कहाँ जाएगा। कैप्टन साहब, आपने पहले भी ये रिएक्ट किया था कि एक्साइज में इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। केंद्र सरकार से जब आप लोग एक संघीय ढांचे में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं, जाहिर सी बात है ये आपदा आई है तो राज्य अपने हिस्से का पैसा या इमरजेंसी फंड या स्पेशल हेल्प जब केंद्र से इस वक्त में मांग रहे हैं तो केंद्र का एक्चुअल में क्या रिस्पांस आ रहा है? कोई रिस्पांस आ रहा है या आ ही नहीं रहा है? देखो, मेरे पास तो इतना था कि हमने जब डिमांड की, प्राइम मिनिस्टर ने पिछली अपने भाषण में हमें जब एड्रेस कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर की उन्होंने एड्रेस किया था, उसमें कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए देंगे स्टेटों को, बट नथिंग, नो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। शायद इनडायरेक्ट सपोर्ट कोई मैं नहीं जानता, कोई चीजें वो दे दें, लेकिन आज पंजाब को नॉट इवन 1 रुपी, 1 रुपी भी नहीं हमें उससे मिला एज फार एज डायरेक्ट सपोर्ट इज कंसर्न। सिर्फ हमें उन्होंने दिया है कि जो हमारी बोरिंग लिमिट होती है विच इज नॉर्मली 3%, तो उसको 5% किया, 5% कर दिया, 2% इंक्रीज कर दिया, पर लेकिन उस 2% पे भी कंडीशंस लगा दिए कि कैसे आप इस्तेमाल करोगे। तभी मैं कहता हूं कि हमारी फेडरल जो पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो दिन पर दिन डाइल्यूट होता जा रहा है, एंड वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज हमें एक टाइम आएगा कि हमारे पास तो कोई पावर्स ही नहीं रहेंगे, सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास ले लेना है। पंजाब स्टेट्स हमारी बिल्कुल ऐसी चलती रहेंगी, दिखावे में चलती रहेंगी। अगला सवाल ले रहा हूं आपसे। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी कर ये प्राविधान किया है कि अब किसान अपनी फसलों को अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे। आपने किसानों को मंडियों से बाहर फसलें बेचने की अनुमति देने संबंधी इस अध्यादेश को संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया है, क्या वजह है इसके पीछे? इट इज बिकॉज हमारी, देखिए, पंजाब, हिंदुस्तान एक PL 480 अमेरिका से हम गेहूं वगैरह लेते थे जी। एक टाइम था, हम जाते थे अपनी जोली उठा के कि भर दो हमारी जोली, अमेरिकन को कहते थे, और हम वो देते थे हमें अंडर अग्रीमेंट कॉल्ड PL 480। 1966 में पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हमने मैक्सिकन बीट्स ले आए और हम फिलीपीन से राइस ले आए, हमारी PAU ने उनको, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उनको आगे बढ़ाया, और एक टाइम आया 3 साल में PL 480 खत्म और पंजाब ने सब हिंदुस्तान को गेहूं और चावल देने लगे। अब इतने साल चलता रहा, उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाई, उसके लिए उन्होंने मंडी बोर्ड लगाया, मंडी एक्ट, इट्स और बोर्ड वगैरह जहाँ खरीद होती है, और दी टोटल कंट्रोल हमारा एग्रीकल्चर का हमारे हाथ में आ गया।
एंड जैसे अब इन्होंने देखा कि हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि और एरियाज हिंदुस्तान के डेवलप हो गए, गंगा जमुना बेसिन डेवलप हो गया, आपका कावरी बेसिन हो गई डेवलप, आपकी नर्मदा बेसिन है डेवलप, चावल की पैदावार वहाँ बढ़ने लगी बहुत, और पंजाब की इतनी जरूरत नहीं। आप कहते हैं मंडी MSP उठा दो। आपको याद होगा शांता कुमार कमेटी थी एक, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि MSP मस्ट स्टॉप एंड FCI को वाइंड अप करो, और वो वाइंड अप हो जाएगी तो हमारे किसान तो मर जाएंगे। आज आपकी MSP फॉर मक्की इस 1700 रुपए, लेकिन 4 दिन पहले जिस दिन मेरी ऑल पार्टी मीटिंग की थी, उस दिन होशियारपुर में 700 रुपए 600 रुपए क्विंटल बिकी मेरी मक्की, जहाँ 1700 रुपए क्विंटल थी, बिकॉज उसकी सपोर्ट नहीं की। अगर ऐसे होता रहा, यही गेहूं का हाल होगा, यही चावल का हाल होगा, तो बिल्कुल पंजाब का किसान तो बिल्कुल मर जाएगा इसमें। बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। आपने सभी सरकारी विभागों से खर्च को तर्क संगत बनाने को कहा है। कोरोना संकट में राज्य के राजस्व में लगातार कमी आ रही है। क्या अनुमान है कोरोना संकट में पंजाब को? एक मोटा मोटा आंकड़ा आपने बताया कि 30,000 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ है। ये 30,000 करोड़ का जो गैप है कैप्टन साहब, ये पंजाब की तरक्की को किस तरीके से रोक रहा है? डेफिनेटली रोक रहा है। हमारे पास तो पैसा नहीं है। पहले ही आपको मालूम है कि हमारा पहला, जब मैंने टेक ओवर किया है, कि 2 लाख करोड़ का तो हमारा डेट था, और वो डेट सर्विसिंग भी हमने करनी है। उसके अलावा हमारे बाकी गवर्नमेंट को भी चलाना है हमने। अगर मेरा एक रेवेन्यू 30,000 करोड़ का घट गया, तो हाउ डू आई रन द स्टेट? मैंने तनख्वाहें देनी है, मैंने गवर्नमेंट को चलाना है, 81,000 पुलिसमैन की तनख्वाह देनी है मैंने, बाकी हमारे PCS हैं, हमारे बाकी सर्विस ऑफिसर्स हैं, सब पूरी गवर्नमेंट है। इट कम्स टू अ वेरी हाई फिगर। एक तो सैलरीज हैं, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को चलाना आसान नहीं। PWD हैज टू कंटिन्यू वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज टू कंटिन्यू, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, ये सारा कुछ तो यही है। यही तो मेरा आज झगड़ा था, क्योंकि मंडी बोर्ड का पैसा लगता है वही जो गांव वाली सड़कें उनको बनाने के लिए। अगर आप मंडी बोर्ड ही मेरा खत्म कर दोगे तो मैं सड़क कैसे बनाऊंगा गांव में? बिल्कुल। दीज आर इश्यूज दैट आर देयर, कि इसका इकोनॉमिक इफेक्ट तो बड़ा मेजर पड़ेगा हमारे पे। 30,000 इज नॉट स्मॉल अमाउंट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो, पंजाबी बड़ा एंटरप्राइजिंग है, एक तो मैं कह देता हूँ आपको। तो आज हमारे चल पड़ी, इंडस्ट्री चल पड़ी, एकदम चल पड़ी। किसी ने कुछ नहीं मांगा मेरे से, किसी ने भीख नहीं मांगी मेरे से, या कहा कि मुझे पैसे दो कि मैं अपने इंडस्ट्री चलाना चाहता हूँ, अपने आप उन्होंने चला दिए। और है मुश्किल। पहले तो उन्होंने रॉ मटेरियल मंगाना है, फिर इसको मैन्युफैक्चर करनी है, उसके बाद मार्केट देखनी पड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट जहाँ हमारे जाते थे, वो तो आधे तो आप ही लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, एंड उनकी पता नहीं इंडस्ट्री कितनी चल रही है कितनी नहीं। सो इट्स अ ग्लोबल इशू पे हमने उसका सामना करना है, एंड पंजाब इज डूइंग एज बेस्ट एज वी कैन। आज एक अच्छी बात हुई कि हमारा रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई। कैप्टन साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, आप देख रहे थे पंजाब के कद्दावर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, जिस साफगोई से वो बात करते हैं और जिस दमदारी से बात रखने का उनका लहजा और अंदाज है, भारतीय राजनीति में उसको सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में हमें यहीं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई है। यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल जी 1993 में पहली बार दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से विधायक बने और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना संकट और लंबा लॉकडाउन, फिर अनलॉक की प्रक्रिया,
आपने हालात को संभालने के लिए तेजी से कदम उठाए। इस दौरान क्या क्या परेशानियां आपके सामने आईं और उसे दूर करने के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और इस बीच जो आपने केंद्र से मदद की अपेक्षा की, क्या वो मदद आपको समय पर मिली? देखिए, आपने 2-3 प्रश्न एक साथ किए हैं। पहली बात यह है कि कोरोना संकट कोई इस देश का नहीं है, ये विदेश से आया हुआ वैश्विक महामारी है जिससे पूरा दुनिया इससे प्रभावित हुआ है जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही काम किया कि जो विदेश से आने वाले लोग उसको पहले चिन्हित किया और उसको होम क्वारंटाइन किया और उसको अधिकारी कर्मचारी को उसके पीछे लगा कर रखे कि वो टेकिंग करते रहे कि कहीं वो बाहर घूम तो नहीं रहा है। तो इसमें हम लोगों ने पहले काम किया कि कितने विदेश से आए। 1 मार्च से लेके 13-14 मार्च से जब हमने शुरू किया तो उस बीच में कितने लोग विदेश से आए, तो आंकड़े हमारे पास 2100 आए और सबको होम क्वारंटाइन किया और उसमें से कुछ लोगों का टेस्ट करवाया तो मुश्किल से 4 लोग निकले। सबको क्वारंटाइन में रखे हुए थे, नजर रखे हुए थे। उसके बाद जो मरकज से आए 107 लोग छत्तीसगढ़ में आए, उनको हम लोग खोज के निकाले और उसको फिर टेस्ट कराए। उसमें भी वो कुछ बल्कि फैला दिया था। एक हॉट स्पॉट बना था कटघोरा कोरबा जिला में, उसको भी कंट्रोल किए। फिर आए कोटा के जो छात्र और उसके बाद कुछ लोग छुप के जो छत्तीसगढ़ आए थे तो उनको भी हम लोग टेस्ट किए। अब जो मजदूरों को आने की जो अनुमति भारत सरकार ने दी और ट्रेन की सही व्यवस्था नहीं की और इसके कारण से लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए और वो जो दृश्य है पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे भयावह दृश्य था। तो हम लोग कंट्रोल करने में काफी हमको मशक्कत करनी पड़ी, सफलता मिली। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो आर्थिक पहलू था, क्योंकि जब बाजार बंद है, व्यापार बंद है, उद्योग बंद है, तो कृषि कार्य बंद है, तो इसमें आर्थिक रूप से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा कभी बंद नहीं किया और एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक देश में सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ कार्यरत थे। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिलाया। उसी प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख परिवारों को हमने 10,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से किसानों को उसको राशि दी। जिसे पहली किस्त 21 मई को ही राजीव जी के शहादत दिवस के दिन हमने जारी कर दिया। तीसरा काम जो हमारे यहाँ 44% जंगल है, लघु उपज बहुत इमली है, महुआ है, तेंदुपत्ता इसके संग्रहण करते हैं। लॉकडाउन के समय सारे खरीदी बंद थी, दुकानें बंद थी, तो स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम लोगों ने उसकी खरीदी की, जिससे आदिवासियों के जेब में खूब पैसा गया, लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपया उन लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था को भी हम लोगों को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हर वर्ग के जेब में पैसा पहुंचे हमारी कोशिश रही है और 23 अप्रैल से ही हमारे यहाँ उद्योग फिर से संचालित शुरू हुए। आज की तारीख में 100% जो उद्योग है वो संचालित हो रहे हैं, 80% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो श्रमिक छोड़ के घर बैठे थे उन लोगों को फिर से हम लोगों ने काम में लगा दिया है। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही रही है कि क्षति कम से कम हो, लोगों को काम ज्यादा से ज्यादा मिले। बिल्कुल। क्या लगता है कोरोना के कारण राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा और इसकी भरपाई करने के लिए आप किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं? हर महीने कम से कम हमारा छोटा राज्य है, फिर भी 1000 से 1500 करोड़ रुपया का नुकसान तो हर महीने हो रहा है। इसके भरपाई के लिए हमने भारत सरकार को लिखा भी है, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिली। लोन लेने के लिए जैसे 3% तक के जीडीपी के 3% तक के लोन हम लोग ले सकते हैं। ये भारत के अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद में है, हर राज्यों का सकता है और करते रहा है। इस साल हमने कहा कि जो विषम परिस्थिति है तो इसे बढ़ा के 5 से 6% कर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने उसमें भी बहुत सारे शर्त लगा दी है और उसके कारण से सीधा लाभ यहाँ के राज्य सरकारों को नहीं मिल पाएगा। जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उसको संचालित करने के लिए भारत सरकार से हम लोगों ने मांग की, लेकिन उस दिशा में कोई बात नहीं हुई। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित तो कर दिया है,
लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति को अभी तक के उस योजना का कोई लाभ मिला हो। बिल्कुल। आपने कहा था कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लागू कर दिया, जिससे मजदूर, किसान, उद्योग और व्यापार ठप हो गए। इसके बाद पार्टी लाइन के मुताबिक आपने भी गरीब परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल मदद देने और 6 महीने तक 7,500 रुपये की रकम देने की मांग की। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो न्याय स्कीम पार्टी लेकर के आई थी, कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी चुनाव के दौरान, जाहिर सी बात है इसका जो प्रयोग है ये लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल के दौरान हुआ। आप क्या मानते हैं कि ये कितना फिजिबल है, और ये इस समय अगर केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया लेकिन आपने अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की, तो क्या मानते हैं कि इसका आर्थिक रिपरकशन कितना राज्य के खजाने पर आया? राज्य में वो तो भार तो पड़ेगा ही, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये इतने बड़े वर्ग है उसको लाभ मिला है। और इसका कारण देखिए 19 लाख किसानों के जब खाते में पैसा गया है, तो आज स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जितने डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिल ट्रकों में भर के आ रहे हैं, यहाँ बिक्री हो रही है। तो लोगों दूसरे जो उसके कारण से एक वर्ग के यदि हम पैसा देते हैं तो वो पैसा फिर बाजार में आता है, तो उद्योग व्यापार भी चलने लगता है। तो जब तक के ग्राहक के जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक उद्योग व्यापार चल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई को चलाने का जो आर्थिक सिद्धांत है, आपने जब पैसा लोगों के जेब में डाला तो डिमांड क्रिएट हुई, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र का यही नियम भी है। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, आम लोगों के बीच, आम लोगों के संपर्क में आप हमेशा रहते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को क्या क्या परेशानियां हुई होंगी जो सरकार तक सही समय पर नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो उनकी तरफ बहुत संजीदगी से ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, हम लोग तो छत्तीसगढ़ में भरपूर कोशिश की कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सब्जी के भाव उछले 2 गुना हो गया था, तत्काल हमने सब्जी बाड़ियों से मजदूरों की व्यवस्था की, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की। मार्केट है, सब्जी मार्केट है, उसको डिसेंट्रलाइज किया, और उसका फायदा ये हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जो सब्जी के भाव है वो तुरंत पुराने दर पे वापस आ गए। आटे की कमी थी तो फ्लोर मिल चालू कर दिया, दाल की कमी हुई तो दाल मिल चालू कर दिया। राइस मिल हमने कभी बंद होने नहीं दिया। हमारे सीमेंट प्लांट है उसको भी बंद होने नहीं दिया। हमारे यहाँ स्टील प्लांट है उसको भी, जो बड़े उद्योग है वो भी लगातार संचालित होते रहे। तो हमारी कोशिश ये रही है कि ये उद्योग भले कम डिमांड के हिसाब से कम क्षमता में चले, लेकिन चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कोशिश हमारी रही है। भारत देश में तो ये है कि करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और सड़कों पे आ गए, और कितने लोग के जाने चली गई। ये तो दृश्य पूरे देश दुनिया ने देखा है कि क्या स्थिति बनी। ये यदि भारत सरकार लॉकडाउन करने के बजाय विदेश से आने वाले लोगों को ही होम क्वारंटाइन कर देते या पेड क्वारंटाइन कर देते तो ये समस्या पूरे देश में नहीं होती। बात अर्थशास्त्र को लेकर भी चल रही है। जीएसटी को लेकर के तमाम राज्यों ने केंद्र सरकार को लिखा। क्या इस बात में सच्चाई है कि कोरोना महामारी के कारण जो जीएसटी को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच अनुबंध हुए हैं उसमें कोई ऐसा अनुच्छेद है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड होगा या कोई नेचुरल फोर्स होगा तो उसमें केंद्र जो है राज्यों को जीएसटी का शेयर देने के लिए बाध्य नहीं होगा? इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो सही है कि यदि कर का संग्रहण नहीं होगा तो हमको पैसा देंगे नहीं। और ये बात भी है कि हमारे राज्य है वो उत्पादक राज्य है, और उसके कारण से जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें हमको घाटा होगा। इसी कारण से 2021-22 तक के इसमें ये है कि हमको कंपनसेशन दे रहे हैं। अब वो राशि बराबर मिलती रहे। हम तो डिमांड ये किए हैं कि हमारा उत्पादक राज्य है, नवोदित राज्य है, इसलिए ये जो कंपनसेशन है वो आगे 5 साल तक चलता रहे। कहा जाता है कि जिस तरीके से झारखंड में, उड़ीसा में नेचुरल जो है मिनरल्स, नेचुरल्स जो चीज़ें हैं वो माइंस, मिनरल्स तमाम जो है जो प्राकृतिक खजाना है वो छत्तीसगढ़ की भूमि में भी काफ़ी पाया जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, और जो है
उन्होंने कहा कि अब कोयला हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोयला की खदानों के लिए छत्तीसगढ़ भी काफ़ी मशहूर है। नेचुरल रिसोर्सेज पर अगर कहीं केंद्र का अधिकार है कुछ प्राविधानों के तहत, तो राज्य का भरपूर अधिकार है। आपकी क्या योजना है इन तमाम चीज़ों को लेकर के? राज्य का रेवेन्यू बढ़े, राज्य के खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में निवेश आए, क्योंकि आपके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने आरोप लगाया था कोल स्केप हुआ है और हम इसकी नीलामी करेंगे, और जब इस सरकार में आए तो नीलामी किए भी, लेकिन फर्स्ट स्टेज में नीलामी किए और उसका प्रीमियम गया 2300 से लेकर 3200 रुपया तक छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कोई नीलामी नहीं किए थे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितने भी राज्य के विद्युत मंडल है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सबको आवंटित कर दिया। जब आप नीलामी किए हैं तो 2300 से 3200 रुपया हमको प्रीमियम मिला था, और जब राज्यों के इलाज किया तो हमको केवल 100 रुपया उसका रॉयल्टी मिल रही है। ये तो हमारे जो उत्पादक कोयला उत्पादक राज्य है उसके साथ तो अन्याय हुआ। इस मामले में पत्र लिखा और इस मामले में लगभग हमको 9 लाख करोड़ का नुकसान आगामी 30 वर्षों में होगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्षति हुई। इसमें पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब जब पूरे दुनिया में मंदी है, ऐसे समय में कोयला की नीलामी करेंगे तो रेट भी कम होगा। अभी पूरे दुनिया हिंदुस्तान में बिजली की डिमांड कम हो गई है। हमारे यहाँ जहाँ 4300-4400 मेगावाट की आवश्यकता पड़ती है वो घट के 3000 के आसपास हो गया है। तो 1/4 डिमांड तो कम हो गया पूरे देश में। और ऐसे समय में जब पावर प्लांट ही पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहा है, उस समय में नीलामी करेंगे तो निश्चित रूप से वो रेट कम जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि हमने अभी पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो हसदेव बांगो बांध है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े बांध है, उसमें इन्होंने किया है कि उसी के ऊपर इसको खदान दे दिए हैं। घने वनों से आच्छादित है। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको कम से कम ना बेचें। यदि उसको खोलेंगे, खदान खुलेगा तो पूरा जो सिल्ट है वो बांध में आके भरेगा, और यही एलिफेंट कॉरिडोर भी है और इसको रोका जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पत्र लिखा है। गौ पालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इससे किसानों और पशुपालकों को किस तरह मदद देने की नीति बनाई गई है? ये पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रकार के पहला प्रयोग है, और अभी तक के हम लोग देख रहे थे कि एक समय हिंदुस्तान में गोपालन, पशुपालन ये आम आदमी के, किसानों के अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था। लेकिन अभी कुछ अंतराल में हम देख रहे हैं कि पशुपालन है वो घाटे का सौदा हो गया है, और यही कारण है कि जहां तहां हमको पशु खुले में घूमते हुए दिखाई देते हैं। सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, किसान फसल नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, और इसी कारण से बहुत अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यदि इसको पशुपालन को यदि लाभ का सौदा करना है, लाभ का धंधा यदि बनाना है, तो हम गोबर को खरीदें और उससे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाएं और इसका खेतों में उपयोग करें, उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। लोगों को जहां एक तरफ रोजगार मिलेगा, लोग पशुओं को, मवेशियों को खुले में छोड़ेंगे नहीं, बल्कि घर में ही बांध के रखेंगे, क्योंकि गोबर से जब पैसा मिलेगा तो घर में लोग रखेंगे। तो खुले में जो चराई हो रही है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उससे बचा जा सकेगा और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और पर्यावरण में भी सुधार होगा। और खेतों में जो रासायनिक खाद और खाद और दवाई जो डाल रहे हैं, उसमें भी यदि गोबर के उपयोग करेंगे खेतों में, तो उसमें भी कमी आएगी। ये बहुत सारी योजना को, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के इस योजना को हमने शुरू किया है। भूपेश जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, हम दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे थे बघेल जी को, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बेहद ही साफगोई से उन्होंने अपनी बात रखी और हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही
साफ तरीके से दिया। भूपेश जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शुमार होता है। तो हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो 34 साल की उम्र में राज्यसभा के सदस्य बन गए थे और राज्यसभा का सदस्य कुछ महीने रहने के बाद वो झारखंड विधानसभा के भी सदस्य चुन लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया था। जो करीब 37 साल की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए थे और दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और वो युवा हैं। इस समय उनकी आयु 45 साल है और झारखंड प्रदेश को एक बहुत ही युवा नेतृत्व मिला है और कह सकते हैं कि इस बार उनकी सरकार बहुत ही मजबूती से चल रही है और 100 दिन सरकार के पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और इस कोरोना की लड़ाई में वो बहुत डटकर प्रधानमंत्री के विजन के साथ अपने राज्य को संभाल रहे हैं। हेमंत जी, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। पहला सवाल है कि झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है और बीजेपी सहित राज्य के तमाम विपक्षी दल आपके सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आप उनका जवाब कैसे दे रहे हैं? देखिए, इनका सवाल तो बहुत बेतुका सवाल है जी, जो लोग कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से सरकार संक्रमण से लोहा ले रहा है, वो अपने आप में हम लोग एक इतने सीमित व्यवस्था में इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आज के दिन में कोई राज्य में भूखा नहीं है। आज के दिन में लोग तेजी से लोगों की जांच की जा रही है, तेजी से लोगों की पहचान हो रही है। अब लोगों के संक्रमित लोग ठीक होना भी प्रारंभ कर दिए हैं। इस तरीके की लोग बात करते हैं, इस तरीके का जो विरोध करते हैं, जिससे गलत संदेश राज्य में जाता है और आज राजनीति करने का नहीं बल्कि संक्रमण से बाहर निकलने का है। केंद्र की मदद आपको मिल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, ये संक्रमण कहां तक जाएगा ये बता पाना संभव नहीं है। और आज ये संक्रमण क्या चेहरा लेके आ रहा है या क्या चेहरा बनेगा भविष्य में, ये भी कोई नहीं बता सकता जी। अभी इस पर तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। हम आम आदमी तो उससे संक्रमित हैं, उससे जूझ रहे हैं। हम लोग उसका जो प्रथम दृष्टिया उपाय है कि भाई लॉकडाउन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मुंह में मास्क पहना जाए, कम समूह में लोगों को रहने का कहा जाता है, यही उपाय है। और इसको लेकर के हम ये सारी काम में लगे हैं। और रही बात टेस्टिंग किट और पीपीई किट और इन सब चीज़ों का, ये बात सही है कि इससे पहले देश में किसी ने इस महामारी के विषय में ना सोचा होगा, ना जाना होगा, ना समझा होगा। जैसे ये चीज़ें अचानक आई और अचानक आने के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से सभी चीज़ें जहां का तहां खड़ी रह गई। क्योंकि हम ये बात मानते हैं इस संक्रमण में कि सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए संक्रमण से बाहर निकालने का रास्ता सबको मिलकर के ढूंढना चाहिए। हेमंत जी, की आपकी पहचान एक बहुत ही सीलवान, सहृदय और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में है। आप जब भी बोलते हैं बहुत ही संतुलित और संयत होकर बोलते हैं। अच्छी खबर है कि लोग ठीक हो रहे हैं। लॉकडाउन से राज्य की, देश की और राज्य की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी गहरे में प्रभावित हो रही हैं। आपने क्या अनुमान लगाया है कि झारखंड प्रदेश को एक मुख्यमंत्री के रूप में आप क्या देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो सचिव लोग हैं, वो इससे निपटने के लिए क्या कुछ योजना बना रहे हैं?
देखिए, इस विषय पर तो ये तो जग जाहिर है, देश दुनिया को आर्थिक रूप से नुकसान तो हुआ ही है। बिल्कुल। और हमारे राज्य की नुकसान की गाथा तो बहुत पुरानी इतिहास है जी। हमें नुकसान ही ज्यादा प्राप्त होता है, फायदा थोड़ा कम मिलता है जी। और पता नहीं इसका कारण क्या है, मैं नहीं बता सकता। क्या हमारे यहाँ पर पिछड़ापन होना इसका कारण है, कि यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी दलितों की संख्या होना है, कि क्या है, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन ये बात तय है कि इस बार इस संक्रमण से जब हम बाहर निकलेंगे तो ये राज्य एक नया चेहरा लेके उभरेगा और हमने कई कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के साथ हम राज्य को आगे ले जाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके राज्य में मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई, मुख्यमंत्री किचन इत्यादि के माध्यम से लॉकडाउन में प्रत्येक दिन लाखों लोगों को आप भोजन करवा रहे हैं। क्या झारखंड का ये मॉडल जो है और राज्य भी स्वीकार कर रहे हैं? इस बारे में कुछ आपको खबर है कि भाई इसको और जगहों पे स्वीकार किया गया? देखिए, इस विषय पर तो कौन राज्य क्या लागू कर रहा है, शायद अनाज को लेकर के, भोजन को लेकर के जी, ये हमारे दिमाग में तभी, हम लोगों को पहले से ही गरीबों के प्रति जो हम लोगों की सोच रही है जी। सरकार बनते ही हमने हर प्रखंड मुख्यालय में मुफ्त भोजन, जो मुख्यमंत्री दाल भात योजनाओं को प्रारंभ किया था। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने भी सोचा हमारे यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, कैसे उन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए लगभग इस राज्य के 4,500 पंचायतों में लगभग 8 से 9,000 पंचायत किचन चल रहे हैं, दीदी किचन जी, जो थानों में भी चल रहे हैं जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कुछ तो राहत मिल ही रहा है। जाहिर सी बात है, अच्छी राहत मिल रही है, इसकी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया में आपके दीदी किचन की और सामुदायिक रसोई की, मुख्यमंत्री किचन की अच्छी चर्चा है। इसके लिए आपको सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पूर्व में राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला था। 15 जुलाई 2013 को आप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपका कार्यकाल काफ़ी कम समय का था, राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बार जनादेश तो आपको लगभग सामने दिख रहा है कि 5 सालों के लिए मिला है और आपकी सरकार 5 साल चलने वाली है। चाहे विपक्ष, बीजेपी विपक्ष के रूप में है, जितना आपकी टांग खींचे, लेकिन 5 साल आप सरकार चलाएंगे, ऐसा हम लोग भी मानते हैं और आपके विपक्षी लोग भी मानते हैं। तो 5 साल की जो एक जो विजन डॉक्यूमेंट होता है, एक जो योजना होती है, आप झारखंड को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्योंकि झारखंड हमेशा जब बात आती है तो आपने पहले कहा कि पता नहीं झारखंड के साथ ऐसा क्या हो जाता है, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि झारखंड में जितने मिनरल्स हैं, जितनी संपदा झारखंड की भूमि के अंदर छुपी हुई है, उतना शायद देश के किसी और राज्य में नहीं छुपी हुई है। तो 5 साल का आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या है? 5 साल बाद आप झारखंड को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी हम आप लोगों के समक्ष तो अभी हमारे सामने चुनौती जो है उससे बाहर उभरने का जी। और ये बात बिल्कुल आपको हम बताएं कि 5 साल के अंदर इस राज्य का चेहरा बिल्कुल विगत 19 सालों के राज्य के चेहरे से अलग होगा और ये ऐसे राज्य के रूप में उभर के आएगा जो और अन्य जो अग्रणी राज्य हैं उनकी रफ्तार ये राज्य पकड़ेगा। बहुत संक्षेप में आपने इस बात का जवाब दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ढेर सारे चुनावी वादे किए, हालांकि चुनाव में सारे लोग वादे करते हैं, तो जितने चुनावी वादे हैं उनमें से क्या सारे वादों को लेकर के आप उतने ही गंभीर हैं जितना चुनाव में जाते वक्त थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने बीजेपी सरकार के दौरान लागू की गई स्थानीयता नीति और नियोजन नीति का विरोध किया था। क्या इसे बदलने की दिशा में भी कार्रवाई करने के बारे में कोई सोच रहे हैं? जो गलत हुआ है उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा। जी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या क्या गलत हुआ है? कई चीजें भी है यहाँ। एक ये बात बताएं तब ना, या घोटाला से लेकर के यहाँ के लोगों को नजरअंदाज, यहाँ के आदिवासी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करना, ये पूर्व की सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं मुझे लगता है। और इस वजह से आज राज्य कई चुनौतियों से पहले से ही घिरा पड़ा था और अब तो जो संक्रमण है वो अब सबके सामने है। बिल्कुल, वो तो पूरे देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है।
रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल उन्होंने बिल्कुल बहुमत के साथ झारखंड की सरकार को चलाया, लेकिन जिस तरीके से उनको चुनौती दे करके उन्हीं के पार्टी से निकले सरजू राय ने हरा दिया, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी की करारी हार और रघुवर दास की व्यक्तिगत करारी हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि आप वहां के एक तरीके से अब इस समय सबसे बड़े नेता हैं? देखिए, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। अभी तो हम लोगों को इस महामारी से निकलने का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब पीछे देखेंगे तो मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंदगी ही फैलती है, कोई अच्छा चीज तो मिलेगा नहीं। जी जी, लेकिन एक सवाल हेमंत जी निकलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी हैं, उन्होंने आपके ऊपर जो है, आपके परिजनों के ऊपर CNT और जो है SPT एक्ट के उल्लंघन को लेकर के संथाल परगना से लेकर रांची तक जमीनें खरीदने का आरोप लगाया और आपने कभी जोरदार तरीके से इसका खंडन नहीं किया। अब ये खंडन, देखिए, ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है जी। ये तो हमें बोलते हैं, हमारे ही राज्य में हम ही जो जमीन के मालिक है, हम ही को CNT SPT का उल्लंघन करने की बात करते हैं। इनको स्मरण होना चाहिए कि नोटबंदी के पार्टी के लोगों ने पूरे देश के हर जिले में पार्टी ऑफिस के नाम पर कितने पैमाने पर जमीन खरीदी है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। आखिर कैसे अचानक हो गया? अभी इनके हर जिले में संगमरमर के पार्टी ऑफिस बन रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आज देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से ज्यादा अगर हमारा अस्पताल बना होता तो आज ऐसे संक्रमणों में हम उसका उपयोग कर सकते थे। बिल्कुल। हेमंत जी, हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन में, विशेष शो में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा रहा है। हालांकि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मौका उनको ही मिला है, इसके बावजूद भी झारखंड में जिस तरीके के राजनीतिक उलटफेर होते रहे हैं, अगर रघुवर दास की सरकार का 5 साल का कार्यकाल निकाल दिया जाए तो कोई सरकार नहीं जो पूरे तौर पर 5 साल पूरा करने में सफल ठीक से हुई हो। ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और उम्मीद है कि इस बार उनका कार्यकाल 2013 के बजाय 5 साल का पूरा होगा। सहारा प्रणाम।